देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आईआरसीटीसी घोटाले में आज लालू यादव की सुनवाई, बीजेपी ने भ्रष्टाचार पर साधा निशाना। सूरत में श्रद्धालुओं के साथ हादसा, कथा संपन्न होने के बाद टेम्पो पलटा, कई घायल, पुलिस जांच में जुटी। डोडा की भलेसा घाटी में ताजा बर्फबारी, घाटी बर्फ की सफेद चादर में लिपटी, तापमान में गिरावट। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले पर जताई चिंता, नागरिक सुरक्षा पर जोर। अंकिता भंडारी हत्याकांड, वीआईपी नाम चर्चा में, कांग्रेस ने उत्तराखंड में पदयात्रा पर मांगा न्याय। आईआरसीटीसी घोटाले मामले में आज आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की अदालत में सुनवाई होनी है और सुनवाई से पहले लालू यादव की ओर से कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मामले की सुनवाई रद्द करने की मांग की गई है। इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राहुल आनंद ने लालू यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि लालू यादव और उनका पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है। उन्होंने कहा कि आईआरसीटीसी घोटाला हो या लैंड फॉर जॉब मामला हो, ऐसे कई मामलों में लालू यादव दोषी हैं। राहुल आनंद ने सवाल उठाया कि जब खुद लालू यादव हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं तो यह खुद चोरी और ऊपर से सीना चोरी जैसा है। उन्होंने यह भी कहा कि लालू यादव को सार्वजनिक रूप से यह बताना चाहिए कि उन्होंने इतनी अवैध संपत्ति आखिर कहां से अर्जित की है। लालू यादव जी पे ये कोई जो घोटाले का जो आरोप लगाया है कोई नया आरोप नहीं है और ये तय भी हो चुका है। साथ ही साथ अगर देखा जाए लैंड फॉर जॉब स्कैम के बारे में तो उस पर पूरा परिवार ही घोटाले पे है और वो जमानत पे बाहर है। आज एक पेपर में दिया जा रहा था कि हाईकोर्ट में अर्जी लगाए हैं लालू यादव जी कि उस सुनवाई को रद्द कर दिया जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि जो लोग चोर है वही अपनी वकालत कर रहे हैं ये कहकर कि हमें बचा लिया जाए। और निश्चित रूप से न्यायालय से जो आदेश आएगा और जो कोर्ट जो आदेश सुनाएगा उसका हम सब सम्मान करेंगे। और लालू यादव जी को इस चीज़ को बताना चाहिए कि आज जो उनके पास जो अथाक संपत्ति है और जिसके वो वारिस बन बैठे हैं और अपने बच्चों को वो वारिस बना रखे हैं वो कहां से अर्जित किए हैं और कैसे अर्जित किए हैं। साथ ही साथ ये भी उनको बताना चाहिए कि जो सामाजिक न्याय का मसीहा कहा जाता था वो समाज को छोड़कर खुद इतना आगे कैसे बढ़ गया। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो लालू यादव जी के ऊपर संकोच की नज़र से देख रही है। कल इसका दूध का दूध और पानी का पानी भी हो। सूरत से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पलसाना इलाके में आयोजित कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कथा के पहले ही दिन श्रद्धालुओं के साथ हादसा हो गया। कथा संपन्न होने के बाद श्रद्धालु एक टेम्पो में सवार होकर वापस लौट रहे थे, तभी सचिन क्षेत्र के कपलेथा चेक पोस्ट के पास टेम्पो अचानक पलट गया। हादसे में टेम्पो में सवार कई श्रद्धालु घायल हो गए और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जिस हाईवे पर यह दुर्घटना हुई वहां जगह जगह गड्ढे हैं जिससे वाहन असंतुलित हो गया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि किसी बड़े वाहन की टक्कर के बाद टेम्पो पलटा और घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे का वीडियो भी सामने आया है जिसमें घायल श्रद्धालु सड़क पर पड़े नजर आ रहे हैं और स्थानीय लोग उनकी मदद करते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। आईआरसीटीसी घोटाले मामले में आज कोर्ट में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें कि यह एक पुराना मामला है जिसमें लालू यादव पहले ही सजा भी काट चुके हैं और इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री केदार गुप्ता ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में लालू यादव और घोटाला दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लालू जी हो और घोटाला ना हो। वहीं गया में हाल ही में हुई गोलीबारी की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए केदार गुप्ता ने कहा कि छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन मौजूदा सरकार में किसी भी घटना को अंजाम देने वालों पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। पूर्व मंत्री केदार गुप्ता से बातचीत की हमारे पटना से सहयोगी विवेक रंजन ने। केदार गुप्ता जी हमारे साथ हैं। सर, लालू यादव की आरसीटीसी घोटाले मामले में है सुनवाई होने वाली है। देखिए, लालू जी और घोटाला वो दोनों जो साथ साथ चलता है, इसलिए उस पर क्या कहना है। हाँ, बिहार में लालू जी रहे और घोटाला नहीं हो तो लालू जी और घोटाला का बहुत अनुनसरत संबंध है। इसलिए आप देखिए कोर्ट का क्या। गया में जो गोलीबारी हुई है उसको लेकर लगातार आरजेडी सवाल उठा रही है कि अब कौन सा राम राज्य है। पहले हम लोग के समय को जंगल राज की। देखिए, गोलीबारी तो होता है इस राज्य में, लेकिन त्वरित कार्रवाई होता है और कोई भी छूटते नहीं, चाहे बड़ा से बड़ा आदमी क्यों नहीं हो वो पकड़े जाते हैं। नए साल में क्या कुछ सरकार की क्या उपलब्धि? नया साल में देखिए, केंद्र की हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी और राज्य में लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में राज्य प्रगति के ओर चल रहा है
और आगे बढ़ेगा, और जनता ने तो मुहर लगा के बता दिया। तो आखिरी सवाल लेंगे, तेजस्वी यादव जब से रिजल्ट आया तब से वह विदेश के दौरे पर चले गए हैं, वो अभी तक नजर नहीं आ रहे। बिहार, कल सूचना है कि कल वो आएंगे। बिहार की जनता से उनको कोई मतलब नहीं है, और इसलिए बिहार की जनता भी उनसे कोई मतलब नहीं रख रहा है। पिछले दिनों चुनाव में बता दिया उनको कि आप उस लायक नहीं है, बिहार की सेवा करने लायक नहीं है। ये थे पूर्व मंत्री केदार गुप्ता जी, साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव को जनता बता दी है कि आप अगर बिहार के लायक नहीं है तो बिहार की जनता भी आपको अपने लायक नहीं समझा है। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले की भलेसा घाटी के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है, जिसने पूरे क्षेत्र की खूबसूरती को और बढ़ा दिया है। बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट आई है और सर्दी का असर और भी बढ़ गया है। स्थानीय निवासी और पर्यटक दोनों ही इस मनमोहक दृश्य का आनंद ले रहे हैं। घाटी की वादियों में बिछी सफेद चादर ने इस क्षेत्र को एक जादुई और सुरम्य स्थल में बदल दिया है। मौसम विभाग ने भी बर्फबारी और सर्द हवाओं के कारण आने वाले कुछ दिनों तक ठंड और बर्फबारी की संभावना जताई है, जिससे पर्यटकों को यात्रा करते समय सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि भारत इस मामले में बहुत संवेदनशील है और वेनेजुएला के नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस संकट के दौरान सभी को वेनेजुएला के नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के प्रति जिम्मेदारी निभानी चाहिए। भारत पूरे तौर पे इसके लिए बहुत संवेदनशील है और हम सब वेनेजुएला के नागरिकों के लिए बहुत ही चिंतित हैं। उन सबों की सुरक्षा बहुत अहम है और जो भी घटनाएं हो रही हैं उन पर भारत सरकार का विदेश मंत्रालय समय पर अच्छे से अपनी सारी बातों को रखेगा, लेकिन पूरी कार्रवाई में वेनेजुएला के नागरिकों की सुरक्षा, वेनेजुएला के लोग सुरक्षित रहें, शांति से रहें, वह बहुत ही आवश्यक है और इसका ख्याल सभी को रखना चाहिए। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश दौरे से लौट चुके हैं और अब पार्टी संगठन में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। इसके तहत प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक कई पदों में फेरबदल किए जाने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार 14 जनवरी के बाद तेजस्वी यादव बिहार में यात्रा पर भी निकलेंगे। मकर संक्रांति के बाद राष्ट्रीय जनता दल के राजनीतिक समीकरण में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकता है। इस पूरी रणनीति को देखते हुए माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव अपने संगठन और राजनीतिक दल को चुनावी मैदान में सशक्त बनाने के लिए सक्रिय कदम उठा रहे हैं, ताकि पार्टी की छवि मजबूत हो और आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित किया जा सके। इसी मुद्दे को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता विवेक रंजन जी। विवेक जी, कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक कई पदों में फेरबदल किए जाने की संभावना है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, तेजस्वी यादव पिछले 48 दिनों से जो है विदेश दौरे पर थे। जब भी बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था तो 2 दिन शीतकालीन सत्र के दौरान वो रहे और फिर उसके बाद जो है विदेश चले गए। उसके बाद जो है देर रात लौटे हैं और उसके बाद जो कहा जा रहा है कि 14 तारीख के बाद यानी मकर संक्रांति के बाद जो संगठन में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, जब प्रदेश अध्यक्ष इनको बनाया जा रहा था उस समय भी विरोध हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी लालू यादव ने उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी और इसके बाद देखा जाए तो विधानसभा चुनाव उनके कंधों पर था, लेकिन विधानसभा चुनाव में करारी हार हुई। मंगनी लाल मंडल जो है जनता दल यूनाइटेड के ही नेता थे, जो नीतीश कुमार की पार्टी है उनके ही नेता थे। उसके बाद वहां से छोड़कर वो आरजेडी में आए थे, तो आरजेडी में इनको बड़ी जिम्मेदारी मिली थी प्रदेश अध्यक्ष के जो पार्टी को एक लंबे समय तक खींचेंगे और पार्टी के जो आगामी विधानसभा चुनाव है जो 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें अपना जो है परफॉर्मेंस दिखाएंगे। लेकिन जो है मंडल बिहार में कहा जाता है नीतीश कुमार की पार्टी के लघु समीकरण को लेकर चलती है। उसी तरीके से जो एक समीकरण में मंगनी लाल मंडल थे कि वो अपनी जाति का जो है वोट बैंक ट्रांसफर करवा पाएंगे आरजेडी की ओर से, लेकिन आरजेडी की ओर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि आरजेडी जितनी दावा कर रही थी सीटों के लिए उसमें उससे कम सीट उसको मिली। मात्र 25 सीट पर सिमट गई आरजेडी, जिसके बाद जो है तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर चले गए थे और तेजस्वी यादव को लेकर विपक्ष जो है सत्ता पक्ष जो है सवाल भी खड़ा किया था। सत्ता पक्ष में बीजेपी लगातार सवाल से घेरते नजर आई है और इसके साथ ही जब विपक्ष में जो है AIM हुआ, ऐसे कई जो
नेता हो, प्रशांत किशोर हो, वो सवाल खड़ा करते नजर आए कि तेजस्वी यादव को जो है इस तरीके से विदेश नहीं जाना चाहिए था। ये जो जनादेश को कम से कम स्वीकार करते या फिर उस 25 सीट जो मिली है उसका स्वीकार करते या फिर कुछ इस पर प्रतिक्रिया देते, उसके बाद जो है ये विदेश जाते। लेकिन तेजस्वी यादव 2 महीने तक कह सकते हैं कि उन्होंने चुप्पी शादी रखी और इसके बाद जो है अब लौटे हैं विदेश से। तो कहा जा रहा है कि 14 तारीख के बाद जो है संगठन में बदलाव करने जा रहे हैं। लेकिन संगठन में बदलाव करने की यह बात देखनी होगी कि लालू यादव की जो पार्टी है वह माई समीकरण को लेकर चलते, मुस्लिम और यादवों को लेकर चलती थी। जी। लेकिन बीच में तेजस्वी यादव ने A to Z की पार्टी बनाया कि हम तमाम जो जातियां हैं बिहार में सभी जातियों को हम लेकर चलेंगे। लेकिन उसका परिणाम विधानसभा चुनाव में देखने को मिला कि उनका न तो यादव की उतनी वोट बैंक में उनको मिल पाया वोट और मुस्लिम की वोट मिल पाया। बीच में जो शहाबुद्दीन थे, शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट नहीं दिया जा रहा था तो उनका काफी विरोध हुआ था। फिर उसके बाद जो है उसामा साहब को टिकट दिया गया। उसके बाद थोड़ा मुस्लिम का जो है सहानुभूति मिला। लेकिन यादवों की जो जिस जाति की राजनीति करते आए हैं लालू यादव, उस जाति का भी वोट बैंक नहीं दिलवा पाए तेजस्वी यादव। तो उसी को देखते हुए कहा जा रहा है कि अब जो है संगठन में बदलाव करेंगे और फिर 14 तारीख से जो है वो जनता के बीच में जाएंगे। इस तरीके से कांग्रेस लगातार सवाल यह उठा रही है कि जो बिहार में जो वोट जो चुनाव हुआ है वो मशीनरी की जीत हुई है, इसमें जो जनादेश का अपमान हुआ है और बीजेपी जो है अपना जो मशीन का उपयोग करके चुनाव जीती है। लेकिन अब तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलते हैं तो क्या कुछ लेकर मुद्दे लेकर जाते हैं जनता के बीच, ये देखने वाली बात होगी। और 14 तारीख के बाद जो है कहा जा रहा है कि संगठन में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। तो देखना होगा कि अगले प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे। क्या एक चर्चा जो नामों से थी आलोक मेहता का, क्या आलोक मेहता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलती है या फिर जो है जिला अध्यक्षों में जो है बदलाव होने जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पटना से। IRCTC घोटाले मामले में आज RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और इस मामले पर राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी के पूर्व मंत्री और विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा कि यह कोर्ट का मामला है और लालू यादव द्वारा किए गए काम का फल उन्हें भुगतना ही चाहिए। वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की हालिया लापरवाही और लंबे समय से सार्वजनिक रूप से दिखाई न देने पर टिप्पणी करते हुए बबलू ने कहा कि तेजस्वी शायद विदेश में अपना जुगाड़ खोज रहे होंगे क्योंकि अब बिहार की जनता उन्हें रिजेक्ट कर चुकी है। बीजेपी के विधायक नीरज कुमार ने क्या कहा, सुनिए। बबलू जी हमारे साथ हैं। IRCTC घोटाले मामले में लालू यादव कल सुनवाई होने वाली है, कैसे देखते हैं? देखिए, तो कानूनी कार्रवाई है, कोर्ट का मैटर, इसमें हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। जैसा काम किए हैं वो हम समझते हैं कि ऊपर वाला और कोर्ट उसको तय करेगा। गया में जो गोली कांड हुई है उसको लेकर लगातार RJD सवाल उठा रही की है, कौन सा? देखिए, RJD को अपराध पर बोलने का कोई राइट नहीं है क्योंकि अपराध के जनक और गोलीबारी के जनक राज्य में कोई है तो वो RJD के लोग हैं और सुशासन है। सुशासन सरकार में अगर घटना घटती है तो कानूनी कार्रवाई होगी, लोग पकड़ाएंगे, जेल जाएंगे और स्पीडी ट्रायल चला करके सजा भी कराया जाएगा। ये सुशासन का काम है, ये RJD वाला काम नहीं है कि अपराध करके लोग खुलेआम रोड पर घूमते थे और मुख्यमंत्री आवास में रहते थे, वो नहीं होने वाला। चुनाव के परिणाम आए हुए 2 महीने के समय बीतने जा रहा है लेकिन तेजस्वी यादव अभी तक बिहार के नेता प्रतिपक्ष है विधानसभा को। तेजस्वी यादव देख रहे कि जनता ने रिजेक्ट कर दिया है तो अपना जगह खोज रहा है कि जगह बनाने में लगा हुआ, कहाँ जगह बनाए, कौन सा काम करें, राजनीति करें, व्यापार करें, दुनिया घूम रहे हैं। अभी ये थे पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू जी साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव अपना जो है जगह बनाने में ढूंढे हुए कि कहाँ अपना जगह बनाए, उसके लिए वह जो है विदेश घूम रहे हैं। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का नाम चर्चा आने से पूरे उत्तराखंड में जबरदस्त आक्रोश है और अंकिता की न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पर हैं। कांग्रेस ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर शिव मूर्ति चौक से पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश रावत एवं सांसद प्रत्याशी रहे वीरेंद्र रावत के नेतृत्व में पदयात्रा का आयोजन किया। पदयात्रा शिव मूर्ति से शुरू हुई और पदयात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेसी हाथों में अंकिता भंडारी को न्याय दो और वीआईपी
कौन आदि लिखी हुई तख्तियां लेकर चल रहे थे। इसी प्रदर्शन में प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत का कहना है कि यह अत्यधिक गंभीर मामला है। जो पहले से लोगों को लगता था कि इस मामले में सरकार कुछ दबा रही है, किसी को बचा रही है। लोग यह भी महसूस करते थे कि अंकिता का जो बलिदान है वो हमारे राज्य के स्वाभिमान के साथ, गौरव के साथ जुड़ा हुआ है और इसीलिए जगह जगह से आवाज उठी है कि आखिर वह वीआईपी कौन है जिसका नाम सुनते ही सरकार मौन हो जा रही है। सरकार के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या कहा, सुनिए। अत्यधिक गंभीर मामला है। तो पहले से लोगों को था कि इस मामले में सरकार को दबा रही है, किसी को बचा रही है। और लोग ये भी महसूस करते थे कि अंकिता का जो बलिदान है वो हमारे राज्य के स्वाभिमान के साथ, गौरव के साथ जुड़ा हुआ है। और इसीलिए उस समय जगह जगह से आवाज उठती थी कि वो वीआईपी कौन जिसका नाम सुनते ही सरकार हो जा रही है। तो लोग समझते थे कि ये अधूरा मामला है, तो जांच है ये अधूरी है। और उस समय भी लोग चाहते थे कि इन पर और जिन लोगों ने साक्ष्य नष्ट करने का काम किया उन पर। बुलेटिन में अगली खबर पटना से। आईआरसीटीसी घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव की सुनवाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कभी लालू यादव के करीबी रहे और अब जदयू के विधायक श्याम रजक ने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी, अगर घोटाला किया है तो जेल भी जाना पड़ेगा। श्याम रजक ने लंबे समय तक राष्ट्रीय जनता दल में लालू यादव के साए की तरह रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने विपक्ष में आकर इस मामले पर सख्त रुख अपनाया है। जस करनी तस भोग विधाता, भ्रष्टाचार किए हैं तो जेल जाना ही होगा, कोई रोक सकता है क्या? सुनवाई क्या होना है, जस करनी तस भोग विधाता, भ्रष्टाचार किए हैं तो जेल जाना ही होगा, कोई रोक सकता है क्या? महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक अहम सियासी तस्वीर देखने को मिली, जब शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और मनसे और शरद पवार की एनसीपी ने संयुक्त रूप से अपना वचननामा प्रकाशित किया। इस वचननामा का प्रकाशन शिवसेना भवन में हुआ, जहां करीब 20 साल बाद मनसे प्रमुख राज ठाकरे पहुंचे थे। राज ठाकरे के सेना भवन पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया और इसी मौके पर राज ठाकरे ने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वे 20 साल बाद कहीं से छूट कर आए हैं, मानो जेल से बाहर आए हों। उन्होंने कहा कि पुराने सेना भवन की यादें रोमांचकारी और आनंददायी रही हैं और अगर वे बैठकर पुरानी यादें साझा करें तो कई किस्से ताजा हो सकते हैं। ठाकरे के सेना भवन पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर राज ठाकरे ने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वो 20 साल बाद कहीं से छूट कर आए, मानो जेल से बाहर आए। उन्होंने कहा कि पुराने सेना भवन की यादें रोमांचकारी और आनंददायी रही हैं और अगर वो बैठकर पुरानी यादें साझा करें तो कई किस्से ताजा हो सकते हैं। माझे मित्र संजय राऊत यांनी आता वारंवार उल्लेख केला 20 वर्षानंतर राज ठाकरे आले, 20 वर्षानंतर। मला खरं तर 20 वर्षानंतर सुटून आल्यासारखं वाटतंय। 20 वर्ष जेलमध्ये होते, आज पहिल्यांदा सुटून आलेले आहेत, आपण त्यांचं स्वागत करूया। आज मी खूप वर्षानंतर मी शिवसेना भवनमध्ये आलो। मला नवीन शिवसेना भवन मी पहिल्यांदाच बघतोय आणि माझ्या मनामध्ये कायमच्या कोरल्या गेलेल्या ज्या काही आठवणी आहेत त्या सगळ्या जुन्या शिवसेना भवनमधल्या आहेत। त्याच्यामुळे आता कुठे काय होतं हेच आता मला आता समजत नाहीये किंवा कळत नाहीये। पण जुन्या शिवसेना भवनमधल्या आठवणी या खूप काय म्हणू त्याला रोमांचकारी आणि आनंददायी आणि असा त्या आठवणींना म्हणजे मी तुमच्यावर जर बसलो मी तो इतक्या गोष्टी मला तुम्हाला सांगता येतील पूर्वीपासूनच्या। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि सेना भवन में प्रवेश करते समय उन्हें हमेशा कुछ न कुछ पूछना पड़ता था, लेकिन आज 20 साल बाद राज ठाकरे को यहां देखकर उन्हें बेहद खुशी हो रही है। उद्धव ठाकरे ने लोकतंत्र पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है और अब झुंडशाही शुरू हो गई है। उन्होंने कल्याण, डोंबिवली समेत कई जगहों पर बिना विरोध चुनाव को झुंडशाही करार दिया है।
उद्धव ठाकरे ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से जुड़े मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि नार्वेकर को उनके पद से हटाया जाना चाहिए और उनके खिलाफ मामला भी दर्ज होना चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ये सब चुनाव आयोग का नाटक है और बाद में वही आयोग एक तरफा फैसला सुनाने वाला है। उद्धव ने मांग की कि जहां जहां बिना विरोध चुनाव हुए हैं वहां दोबारा चुनाव कराए जाएं, नहीं तो ये माना जाएगा कि चुनाव आयोग भी इसमें शामिल है। जी काही आता झुंडशाही, याला लोकशाही म्हणता येणार नाही। आपल्या देशातली लोकशाही संपून झुंडशाही सुरू झाले असंच आता वातावरण आहे। म्हणजे आम्ही त्यांची मतचोरी पकडली, मतचोरी पकडल्यानंतर हा तो लाईट जरा बंद कर। मतचोरी पकडल्यानंतर त्यांनी आता उमेदवारांची पळवापळवी सुरू केली। साम दाम दंड भेद म्हणजे एवढे निगरगट्टा आणि कोडगे राज्यकर्ते यापूर्वी महाराष्ट्राला तरी लाभलेले नव्हते। कल्याण डोंबिवली असो, ठाणे असो, बिनविरोध निवडणूक करून घेण्याची ही जी काय प्रक्रिया ते राबवत आहेत, हा लोकशाहीचा आणि जनतेचा अपमान आहे। काल परवापासून राहुल नार्वेकर, मी मुद्दामून नावानिशी बोलतो कारण विधानसभा अध्यक्ष हे विधानसभेत असतात, त्यांचा अधिकार हा सभागृहात असतो। सभागृहाच्या बाहेर ते राहुल नार्वेकर आहेत आणि तिथले आमदार आहेत। एक आमदार आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करून दुसऱ्या म्हणजे जनतेवरती दमदाटी करतोय, त्यांचं संरक्षण काढून घेण्याचा आदेश स्वतः संरक्षणात राहून करतोय। माझं तर मत आहे हा विषय गांभीर्याने निवडणूक आयोगाने घ्यायला पाहिजे आणि तत्काळ अध्यक्षांना निलंबित केलं पाहिजे। कारण अध्यक्ष हे कोणत्याही पक्षाचे नसतात, ते जनतेचं जे काही न्यायासन आहे विधिमंडळ त्याचे अध्यक्ष असतात आणि तिकडे निष्पक्षपातीपणाने कारभार करण्याची जबाबदारी त्यांची असते। अध्यक्ष हे कोणत्याही पक्षाच्या प्रचाराला जाऊ शकत नाहीत किंवा त्यांनी जाता कामा नये असा एक अलिखित किंवा लिखित दंडक आहे। त्याला छेद देणारं उद्दाम वर्तन त्यांनी परवा केलेलं आहे आणि म्हणून त्यांना तत्काळ निलंबित केलं पाहिजे, त्यांच्यावरती गुन्हा दाखल झाला पाहिजे। कारण असेच जर का सगळे वागायला लागले, अगदी मंत्र्यांना सुद्धा त्यांचा लवाजमा घेऊन निवडणूक प्रचारात फिरता येत नाही। हे ऑन द स्पॉट म्हणजे हे काय तो जो काय नायक पिक्चरमधला अनिल कपूर स्वतःला समजतात आणि यांचं आत्ताच्या आत्ता संरक्षण काढून घ्या। संरक्षण देण्याचा आणि काढण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांना सभागृहामध्ये असतो, बाहेर तसं कोणाचंही संरक्षण काढण्याचा अधिकार हा त्यांना नसतो आणि नसायला पाहिजे। एकूण काय की निवडणुकीमध्ये दमदाटी करून जिथे जिथे बिनविरोध निवडणुका झाल्यात, हे मला असं वाटतं निवडणूक आयोगाचं थोडंसं नाटक आहे की त्यांचा निकाल त्यांनी राखून ठेवलेला आहे। शेवटी ते त्यांच्याच वळचणीला जाणार आणि ते जाहीर करणार। राज ठाकरे ने भी बिना विरोध पर कहा कि पश्चिम बंगाल में उसी तरह की चीजें लेकर बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में गई और अब जब महाराष्ट्र में हो रहा है तो इन्हें जवाब देना चाहिए। आज सत्ता में ये है, कल नहीं होंगे। आगे जाकर उनके सामने अगर ये सब चीजें होंगी और इससे भयंकर होंगी तो ये क्या करेंगे। आणि की अशा प्रकारच्या बिनविरोध या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये बिनविरोध असं पश्चिम बंगालमध्ये झालं होतं। त्या गोष्टींबद्दल कोर्टामध्ये म्हणजे सुप्रीम कोर्टामध्ये भारतीय जनता पक्ष गेला होता, कळलं का? आता त्या पक्षाचं आत्ताच्या या महाराष्ट्रातल्या गोष्टींबद्दलचं काय म्हणणं आहे हे एकदा तरी सांगावं। म्हणजे पश्चिम बंगालमध्ये तुम्हाला चालत नाहीत आणि महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही करतात। मला या सगळ्या गोष्टींमध्ये फक्त एकच सांगायचं आहे आपल्याला सगळ्यांना आणि त्याही राजकीय पक्षांना पण मला हेच सांगायचं आहे की सत्ता ह्या सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन कोणीच आलेलं नाही आहे। आज तुम्ही ज्यावेळेला सत्तेमध्ये आलात त्यावेळेला काँग्रेसने हे केलं, काँग्रेसने हे केलं, काँग्रेसने असं केलं म्हणून आम्ही असं करतोय असं ज्यावेळेला तुम्ही सांगता, उद्या जेव्हा तुम्ही जाल आणि तुम्ही जे पायंडे पाडून ठेवलेले आहेत त्याच्या दामदुपटीने ज्यावेळेला पुढे सुरू होईल त्यावेळेला कोणाकडे तक्रार करू नका। बहरहाल संयुक्त वचननामा के जरिए शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, मनसे और एनसीपी ने साफ कर दिया है कि मुंबई मनपा के चुनावों में वो लोकतंत्र, मराठी अस्मिता और मुंबई के सवाल पर एकजुट होकर लड़ाई लड़ने वाले हैं। मुंबई से ब्यूरो हेड सर्वेश तिवारी की रिपोर्ट। तो ये थी अब तक की खास खबरें और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।